हमारे साथ इस वक्त भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल जी मौजूद हैं। भारी मतों से जीतेंगे, जनता का सना प्यार मिल रहा है। जनता सब हमारे साथ है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। 80% आप जिस बूथ पर जाएंगे सिर्फ पप्पू पप्पू पप्पू। मोदी जी जब किसी चीज का संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विपक्ष की ओर से प्रियंका और राहुल का क्या ये आ सकते हैं? जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? 8 की 8 सीटें हैं, हम ही जीतेंगे। इस बार जबरदस्त मतदान हो रहा है। घरों से बाहर निकले, अपने वोट का जो अधिकार उन्हें मिला है उस अधिकार का इस्तेमाल करें। किन मुद्दों को देखते हुए आप अपना प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं? किस मुद्दे पर वोट डाला? इंडिया डेली भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप लोग भी जाएं और वोट करें। स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ परख सहगल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दूसरे चरण की वोटिंग के 8 घंटे पूरे हो चुके हैं। दोपहर 1 बजे तक करीब 45% मतदान हुआ है। मणिपुर और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। आपको बताऊं कि मणिपुर और त्रिपुरा में अब तक 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 54% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 35% मतदान हुआ है, तो राजस्थान में यह आंकड़ा 40% का है। तो बिहार की बात करें तो बिहार में 1 बजे तक 33% मतदान हुआ है। तो ऐसे में आप लोग भी अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। और ऐसे में लोकतंत्र का महापर्व आप देखिए, तमाम दिग्गजों की साख वो दांव पे लगी है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग अपने घर से निकल रहे हैं, तमाम दिग्गज निकल रहे हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग भी निकलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा चुनाव है और ऐसे में आपको अपने नेता को चुनना है, अपनी सरकार को चुनना है। और अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है। मणिपुर जहां पे सबसे ज्यादा हालात चिंताजनक थे, वहां पे सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण की वोटिंग के 8 घंटे बीत चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। दूसरे चरण की वोटिंग की आपको अब हम 25 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो 25 तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व की आप देखिए। ग्रेटर नोएडा यूपी की तस्वीर आप देखिए, वहां पे लोग किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, ये गौर सिटी का इलाका, वहां आप देखिए सुबह करीब 8 बजे लंबी कतार लगी हुई थी। लोग सुबह सुबह आके अपना मत दे रहे थे। गाजियाबाद यूपी में भी आप देखिए, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, बागपत, हर जगह ऐसे ही लोग। हालांकि जिस हिसाब से लोग निकले दोपहर बाद, लग रहा थोड़ा सा धूप का असर है क्योंकि अभी तक यूपी में 35% मतदान रहा। लेकिन मथुरा, अलीगढ़, ये ऊपर की जो तस्वीरें हैं वो यूपी की हैं। अब यहाँ से आप लोग और संख्या में बाहर निकलिए ताकि पिछली बार का थोड़ा जो इतिहास है उसको बदला जाए। बिल्कुल। तो अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मथुरा से भी एक महत्वपूर्ण तस्वीर है। हेमा मालिनी को आप देख लीजिए, जहां पर अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर वह मौजूद है। और आप देखिए यूपी के अलीगढ़ के अंदर भी एक तस्वीर सामने आई, जहां पर ऐसे भी क्षेत्र रहे जहां पर बुजुर्ग जो हैं वह घर से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए निकले। इस बीच पूर्णिया बिहार से भी तस्वीर है। इस बीच आपको बता दें कि 3 बज रहे हैं, अब ये पीक आवर चल रहा है। 3 से 6 बजे तक वोटिंग जो है वह होगी। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। इंदर और दीपक हमारे साथ। इंदर, आपके पास आएंगे और यहाँ पर चूंकि दिल्ली एनसीआर सटा हुआ इलाका है, तो किस तरीके का रुझान दिख रहा है? क्योंकि सुबह की जो तस्वीरें हमने देखी ग्रेटर नोएडा साइड में, लोग बड़ी संख्या में कतार में निकले थे। थोड़ा धूप का असर है, क्या असर है? निश्चित रूप से देखिए धूप का असर तो है, लेकिन अगर हम बात करें तो 1 बजे तक गाजियाबाद में 33% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। साथ ही गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो 36% मतदान हुआ है। देखिए एक बात है कि एक तो वीकेंड पड़ा और वीकेंड में फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की छुट्टी, तो ऐसे में कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना वीकेंड प्लान किया, फैमिली के साथ बाहर निकल गए हैं। और पश्चिमी यूपी की एक दिक्कत हमेशा से ये रही है कि अर्बन एरियाज में वोट जमकर पड़ते हैं और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, चाहे वो गाजियाबाद हो, इंदिरापुरम हो, नोएडा हो या फिर उससे सटे हुए इलाके हो, वहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो हमेशा कम आता है। लेकिन देखिए अभी धूप है और वक्त तकरीबन 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी देखिए इंदिरापुरम में हूं मैं और इस वक्त भी आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का इंदर, मुझे याद है जब 2022 का चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तब हम लोग भी सेम यही मुद्दा उठाए थे कि चुनाव के वक्त आप लोग वीकेंड पर निकल जाते हैं, शिमला, गोवा घूमने चले जाते हैं और फिर ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। भाई जब आपको मौका मिला आप वोट डालने जा ही नहीं रहो। इंदर,
बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है। जब हमें अपने मत का प्रयोग करना है तो हम अपने वीकेंड्स को प्लान करते हैं, फैमिली के साथ बाहर टूर पर जाते हैं, और उसके बाद जब हमारे क्षेत्र में परेशानियां होती हैं और फिर हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि को ढूंढते हैं। तो ऐसे में देखिए ये बड़ा सवाल हमेशा से बना रहा है, क्योंकि देखिए हमें अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और हमें उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे, उनकी परेशानियों के लिए काम करे। ऐसे में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीकेंड्स में बाहर हैं, लेकिन देखिए फिर भी वोटिंग परसेंटेज जो है इसके लिए कवायद इस बार बहुत ज़्यादा की गई है। सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की कवायद की गई है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, बुजुर्गों के लिए एक अलग सुविधा दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि जितनी भी हाई राइजेस सोसाइटियां हैं वहां पर बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि हमेशा से एक परेशानी ये रही है कि हाई राइज करें नोएडा और गाजियाबाद के अंदर एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहा। महिलाएं यहाँ पे सुरक्षा की मांग कर रही है। ग्राउंड जीरो पे सुबह से जब से हमने महिलाओं से बात करी वह कह रही है कि हमें सुरक्षा चाहिए। देखिए निश्चित रूप से अगर हम बात करें गाजियाबाद की बात करें या फिर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, लोकसभा सीट ये दोनों ही राजधानी दिल्ली से सटी हुई हैं और ऐसे में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। और अगर हम बात करें तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही जो गौतम बुद्ध नगर है उसको कमिश्नरेट में तब्दील किया गया। उसके बाद गाजियाबाद में ठीक है, आएंगे इंदर आपके पास। दीपक के पास चलते हैं, जयपुर में क्या माहौल है। दीपक, जयपुर में बीजेपी कह रही है इस बार भी हम हैट्रिक लगाएंगे, पूरी के पूरी सीट जीतेंगे। फिलहाल क्या माहौल दिख रहा है वहां पे? क्या सूरज देवगन का कुछ असर है या अभी भी लोगों के अंदर उत्साह है, लोग घर मतदान केंद्र पर है, लोगों की भीड़? बिल्कुल, मैं अभी राजस्थान के टोंक सीट में हूं और टोंक आपको पता है सचिन पायलट का क्षेत्र है और टोंक सीट जो है हमेशा से हॉट सीट रही और इस बार भी हॉट सीट है। यहां पर भाजपा से सुखवीर सिंह जौनपुरिया मैदान में हैं और सचिन पायलट के कैंडिडेट कांग्रेस से हरीश मीणा मैदान में है और दोनों में कड़ी टक्कर यहां पर देखी जा सकती है। टोंक में सबसे ज़्यादा जो वोटर्स है वो मुस्लिम है, तो ऐसे में आपको सबको पता है कि मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस को वोट देते हैं। उसके अलावा गुर्जर भी इस बार जो विधानसभा चुनाव में गुर्जरों ने काफ़ी हद तक भाजपा को वोट दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से गुर्जर जो है वो पूरे के पूरे जो वोट है, अधिकतर वोट जो है वो कांग्रेस को मिल रहे हैं, सचिन पायलट के नाम पर मिल रहे हैं। तो इसलिए टोंक की सीट जो है वो नेक टू नेक जो है टक्कर मानी जा रही है और भाजपा ये दावा तो कर रही है कि 25 की 25 सीट यहाँ पर जीत रही है, लेकिन ऐसी कई सारी सीट है जहाँ पर इस बार समीकरण जो है कई सीटें हैं जिन पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। दीपक, मैं जरा दर्शकों को एक बार 12 तस्वीरें उनके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाता हूं कि किस तरीके से जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। तमाम दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में अपने अपने मताधिकार का भी आज प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और चाहे वो हेमा मालिनी हो या फिर ओम बिरला हो, तमाम जो दिग्गज हैं अशोक गहलोत से लेकर आपको पता है त्रिवेंद्र सिंह रावत तक, सभी जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी शिवपूजन झा का रुख करता हूं। लगातार सुबह से तमाम जो बड़े प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। शिवपूजन जी, अब तो 3 बज गए हैं, क्या लब बोलू आप समझ आया आज पूरे दिन जब आपने उन तमाम सीटों का और खासतौर पर पूर्णिया में लोगों से बातचीत की? पप्पू यादव के लिए क्या स्थिति उतनी ही आसान है जितनी उन्होंने बार बार तमाम जगहों पर दावा किया है? नहीं, पप्पू यादव के लिए जो है राह बहुत आसान नहीं है। वहाँ पर पहले से 2 ऐसे लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास साइजेबल वोट बैंक है। मैं बात कर रहा हूँ बीमा भारती की और जदयू के कैंडिडेट की। हमने वहाँ का जायज़ा लिया और मैं बताऊँ आपको कि इस वक्त अब मैं आ चुका हूँ भागलपुर और भागलपुर में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अब 3 बजे के बाद भी जो आंकड़ा आया है अभी तक वोटिंग परसेंटेज पूर्णिया से की हम बात कर लें या भागलपुर की बात कर लें तो ये बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। जाहिर तौर पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं बूथ का जो आपको थोड़ा सा जायज़ा दिखा दूं तो लगभग मुझे लगता है कि 2-4 आदमी हैं इस वक्त जो आ रहे हैं। मुझे लगता है जो कि वोटिंग शाम लेकिन शिवपूजन आज सुबह से बिहार से बड़ी सारी शिकायतें सामने आई कि व्यवस्था जो है वो सही तरीके से कहीं नहीं गई, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि हीट वेव जो है वह बिहार के अंदर है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा कि गर्मी के कारण जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो बिहार में नजर नहीं आई। जी शिवपूजन, चलिए तो हम इसका भी जायज़ा ले लेते हैं। ये व्यवस्था है यहाँ पर, ये बरारी का हाई स्कूल है और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर पानी वानी जैसी किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। जो शेड है पेड़ का वहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर पर्चियाँ चेक की जा रही हैं और
जो मतदाता है उनको भेज दिया जा रहा है। गाइड करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। सुरक्षा की व्यवस्था है, पास में ही यहाँ पर स्ट्रांग रूम भी बनाया जाता है हर साल, और तमाम जो बैलेट बॉक्स होंगे, ये ईवीएम मशीनें होंगी, वो वहाँ पर जमा कर दी जाएंगी। तो व्यवस्था को लेकर के लोगों की शिकायत ज़रूर है। दूसरी अहम बात यह है कि कई लोगों की शिकायत ये है कि बीएलओ ने उन्हें पर्ची नहीं दी। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है सही तरीके से कि बूथ उनका एग्जैक्टली है कहाँ, जिस वजह से वोट डालने में इंदर और दीपक आपके पास आएंगे, लेकिन चुनाव का वक्त है और ऐसे में तमाम दिग्गज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गए थे। एक बार देखते हैं कि अरुण गोविंद से लेकर तमाम जो दिग्गजों ने मतदान किया, मतदान के बाद क्या कुछ कहा। तो मेरा मैसेज आज के लिए सिर्फ उतना ही है कि आप सबको अपना 100% वोट करना चाहिए, सबको वोट करना चाहिए। वोट करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे देश के लिए भी और विकास के लिए। हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, वो हमें करना चाहिए। आज ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला है इस बार कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमारे मार्ग प्रशस्त करेगा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। जो मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के सुषमा स्वराज जी जिस तरीके से देश के प्रति योगदान, अमित शाह जी योगदान दे रहे हैं, वो पॉजिटिवनेस मेरे में है और मैदान है, हर कोई लड़ सकता है। सबको शुभकामनाएं। मोदी जी जब किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं उसको पूरा कराते हैं। उन्होंने एक लक्ष्य रखा है, मुझे आशा है कि जनता उनका साथ देगी। हमारा काम है काम करना जनता के लिए, जनता के बीच में पहुंचना। मुझे आशा है कि वो करेंगे ऐसा। सभी नेता नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच तमाम तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदर गाजियाबाद से हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, दीपक राजस्थान से, और बिहार की यथास्थिति क्या है वो शिव पूजन झा हमारे साथ जुड़कर तमाम तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं जरा इंदर का रुख करता हूं। इंदर, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका, अंजनी ने बखूबी कहा कि शिकायतें तो यहाँ के लोगों को बहुत होती हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज अब तक इन जगहों से निकलकर सामने आया है, और चूंकि जो यूथ है वो बड़ी संख्या में इन जगहों पर रहती है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे में उनके लिए तो ये एक वीकेंड के तौर पर नज़र आता है जिसमें 3 छुट्टियां उन्हें मिली है। तो लोग वोट देने के लिए निकले हैं कि नहीं घरों से, या फिर कहीं और के लिए निकल गए हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम गाजियाबाद की बात करें या फिर गौतम बुद्ध नगर की बात करें, वीकेंड है और लाजमी है कि वीकेंड पर जो यूथ है वो घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। लेकिन देखिए, पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो हमेशा से वोटिंग परसेंटेज में कमी देखने को मिली है, लेकिन आज एक तस्वीर थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। अर्बन इलाके की अगर हम बात करें तो चाहे हम दादरी की बात करें, सिकंदराबाद की बात करें, खुर्जा की बात करें, या फिर हम धौलाना गाजियाबाद की बात करें, अर्बन एरियाज में जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार के लिए घर से निकले हैं और उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। लेकिन सिटीज जो है उनका हाल वही है, अभी भी वोटिंग परसेंटेज जो है सिटीज में वो बढ़ा नहीं है। 3 बज चुके हैं, अब से कुछ ही देर में जो वोटिंग परसेंटेज है 3 बजे का वो आ जाएगा। 1 बजे की अगर हम बात करें तो देखिए 33 और 36% के आसपास रहा है। नोएडा में थोड़ा सा बढ़ा जरूर है, लेकिन देखिए तमाम तरह की कवायदें इस बार सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से की गई। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए और कई जगह पर डिस्काउंट्स दिए गए। ठीक है इंदर, हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, वैसे तो हर एक संसदीय क्षेत्र बेहद ज्यादा मेरे जीवन का मिशन है। कितने टुकड़ों में देश को बांटना चाहते हो, देश में समाज को बांटना चाहते हो? आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की बात होती है, इसके पीछे खतरनाक इरादे छिपे हुए हैं, और वो इरादे हैं जातियों में देश को बांटने के। वो इरादे हैं दलित, आदिवासी और ओबीसी के अधिकारों को बांट देने के। भारत इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा, देश की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं कांग्रेस से स्पष्ट रूप से, मैडम सोनिया गांधी हो, राहुल बाबा हो, अब ये केवल किनारा करने से काम नहीं चलेगा। उनके असली इरादे क्या हैं वो जनता को बताएं। जातिगत जनगणना और आर्थिक सामाजिक सर्वे
और आरक्षण जैसे विषयों पर वो दलित, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे से जुड़े हुए। दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजस्थान में इस बार परिवारवाद फैक्टर देखने को मिला कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से। राजे के पुत्र भी हैं तो वहीं गहलोत के पुत्र भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैंने कहा कि दो एक्स सीएम जो है, पूर्व मुख्यमंत्री की साख आज दाव पर है। दोनों के जो बेटे हैं वो चुनावी मैदान में, जालोर से वैभव गहलोत है और झालावाड़ से दुष्यंत सिंह के, जो कि वसुंधरा राजे के बेटे हैं। दोनों ही यूँ मान के चले कि उनके बेटे नहीं, वो उनका पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। पिछले एक महीने से जो वसुंधरा राजे है वो कैंपेन कर रही है और इसके अलावा अशोक गहलोत है, उनके परिवार के साथ वो कैंपेन कर रहे हैं और दोनों ही जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं, एक भाजपा से एक कांग्रेस में। तो परिवारवाद यहाँ पर साफ तौर पर देखा गया है। इसके अलावा एक बात ये भी है, यहाँ पर भाजपा से देखा गया है कि कई ऐसे टिकट है लोकसभा के जो जिनके टिकट रिपीट किए गए, उनकी नाराज़गी भी थी, स्थानीय लोगों में उनकी नाराज़गी भी थी और उसका नतीजा देखने को मिल भी रहा है कि राजस्थान में लगभग 8 से 10 सीट ऐसी है जहां पर जो है कांग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर यहाँ पर नज़र दिखाई दे रही है, यानी कि नेक टू नेक जो टक्कर है वो वहाँ पर देखी जा रही है। आप टेक्निकल अगर एक बात करेंगे तो पिछली बार दौसा की सीट की मैं बात करूँगा उदाहरण के तौर पर, वहाँ पर 1 लाख वोटों से जो है वहाँ पर भाजपा जीती थी, तो सिर्फ 1 लाख वोट से, 70,000 और 1 लाख के वोट से। तो ऐसी सीट जहाँ पर 70 और 1 लाख मार्जिन था, वहाँ पर जो है इस बार कांग्रेस बढ़त लेती जो है वो दिखाई दे रही है। तो इससे तय मान के चलिए कि इस बार कांग्रेस भी फाइट में है। मैं बाड़मेर की बात करूँगा, बाड़मेर यहाँ पर फाइट में है, नागौर है, सीकर, झुंझुनू, करौली, टोंक, इसके अलावा लेकिन दीपक दिलचस्प बात यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उतरे थे गहलोत के पुत्र, उन्हें हार मिली थी जोधपुर सीट से पिछली बार 2019 से। जी बिल्कुल, इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली है जालोर में और जब अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जालोर को काफ़ी ज़्यादा जो है बजट दिया था और जालोर में जो है काफ़ी ज़्यादा जनता का ध्यान रखा गया था। तब से ये क्लियर माना जा रहा था कि इस बार वैभव गहलोत जो है वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो जालोर में उनके लगातार दौरे थे, जालोर की जनता को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है गिफ्ट। ठीक है दीपक और इंदर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख करते हैं, इसके बाद ग्राउंड जीरो पे जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर जारी रहेगी हमारी लड़ाई, इंडिया को जिताओ, ईवीएम हटाओ। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था उसके बावजूद अखिलेश यादव कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाओ, इंडिया को जिताओ। कई देश आपको बताएं कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या कहा अखिलेश यादव ने, जरा आप खुद सुनिए। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगते हैं। तो अखिलेश यादव का आप सुन रहे थे। लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हमारे से जुड़े हुए हैं। इंदर, आपके पास आना चाहूंगी। गाजियाबाद क्षेत्र की अगर हम बात करें, हाल फिलहाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे बड़ी चुनावी सभा को रोड शो करते हुए नजर आए, अतुल गर्ग के लिए वोट की अपील भी करते हुए नजर आए। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया और इस पर आज सुबह इंडिया डेली ने जनरल वीके सिंह से बात भी की। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि पार्टी आला कमान का यह फैसला था कि यहां से उम्मीदवार जो है वो बदला जाए और ऐसे में अतुल गर्ग को यहां से मौका दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि अतुल गर्ग यहां से किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं और जनता उनको कितना प्यार देती है। आपको याद होगा जनरल वीके सिंह 5 लाख वोटों से जीत उन्होंने गाजियाबाद से दर्ज की थी और काफी चर्चा में भी रहे। अभी जो अखिलेश यादव का बयान आया, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया, 100% ईवीएम वीवीपैट का मिलान नहीं हो सकता है। उसको लेकर अभी अखिलेश यादव को आपने सुना, वो कह रहे भाई ये लड़ाई बहुत लंबी है और ईवीएम हटाओ, इंडिया जिताओ। और बाकी कई मुल्कों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी भी चुनाव से पहले ईवीएम का मुद्दा छिड़ गया है। देखिए अंजनी, निश्चित रूप से
अगर हम ईवीएम और वीवीपैट की बात करें तो विपक्ष लगातार चुनाव के समय इस तरह की जो पीआईएल है वो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में दाखिल करता है। आपको याद होगा 2019 में भी चुनाव से ठीक पहले 21 विपक्षी पार्टियों ने इस तरह की याचिका दाखिल की थी जिस पर लंबी सुनवाई चली थी। लेकिन देखिए आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उस पर भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए ईवीएम और वीवीपैट का जो मामला है उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अपना फैसला सुना दिया। आगे का रास्ता मुझे लगता नहीं है कि दोबारा उस पर सुनवाई हो सकती है, रिव्यू पिटीशन लगाई जा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए अगर हम बात करें आज महापर्व है, इलेक्शन दूसरे चरण का जो चुनाव है वो हो रहा है और ऐसे में मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। देखिए गर्मी बहुत है, अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो पारा है तकरीबन 40 डिग्री के आसपास है। लेकिन फिर भी आप एक बार मैं अपने विजय अनूप यादव से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखा दें। आप देखिए अभी भी लोग देखिए 3 बजे का समय हो चुका है। अब इसके बाद धीरे धीरे अंदर लोग एक एक करके खुद ब खुद जो है पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। लेकिन इन सबके बीच पूर्णिया में आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती से हमारे सहयोगी शिवपूजन झा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। भारती जी, पप्पू यादव ने एक निर्दलीय के रूप में इस चुनावी मैदान में उतर करके एक तरीके से इस पूरे सीट को हॉट सीट में तब्दील कर दिया। आपको क्या लगता है पप्पू यादव स्पॉइल स्पोर्ट होंगे, आपके लिए कितना नुकसान कर सकते हैं या फिर अंततः आपको फायदा ही होना है? देखिए अभी तक तो जहाँ तक अभी पता चल रहा है रुझान जो है मेरे तरफ है, महागठबंधन की तरफ है और सभी जगह से मैं बात कर रही हूँ, सब जगह अच्छा रिपोर्ट आ रहा है। लेकिन पप्पू यादव को आप मानती हैं कि वो गैर ज़रूरी था, अगर सही तरीके से चीज़ें हैंडल होती तो वो शायद? मानते ही नहीं है, दो ही लड़ाई है यहाँ पर, बीजेपी जदयू का जो उम्मीदवार है और इधर राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के उम्मीदवार हम हैं, तो दो ही गो है बीच में और कोई नहीं है। टक्कर तो दो में ही थी। पप्पू यादव के आने से आपको लगता है कि थोड़ा सा सेंध लग सकता है आपके वोट बैंक में? ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा से भारी मतों से जीतेंगे। जनता का स्नेह प्यार मिल रहा है, हमको पता चल रहा है, सभी जगह से अच्छा रिस्पांस दे रहा है, सबको लोग वोटिंग कर रहे हैं सब जगह। यादव भी आपके लिए लगातार कैंपेन करते रहा है, मैंने नहीं देखा कि इतनी ताकत किसी एक कैंडिडेट को लेकर के झोंकी गई हो। तो कितना अस्वस्थ है आप बिहार में? जैसे वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जो ये बार बार नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, तो बिहार ही दिखा देगा कि ये संभव नहीं है। देखिए 400 पार नारा लगाना उसका काम है, लेकिन जनता मन बना चुका है। 40 सीट महागठबंधन के झोली में देने के लिए तैयार है जनता बिहार का, और कितना ही जोर लगाएंगे लेकिन फिर भी अपना ही 40 सीट महागठबंधन के झोली में आएंगे। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है, जो कि 17 सालों में नहीं हुआ था, तो लोग देख रहे हैं कि कौन विकास कर रहे हैं। तो इतना दिन लोग 5 साल इंतज़ार करते हैं, 10 साल इंतज़ार किया, आपने जनता के लिए क्या किया है? आज दिन तक जनता के लिए आपने बिहार के लिए क्या किया? बिहार के जनता ने इंतज़ार कर रहे थे कि विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन बिहार को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ये थी राजद की प्रत्याशी पूर्णिया से बीमा भारती जी। पूर्णिया से कैमरामैन निरंजन के साथ में शिवपूजन झा, इंडिया डेली लाइव के लिए। तो आप देखिए तमाम सहयोगियों को आप देख रहे थे, वो एक एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। जयपुर एयरपोर्ट पर बम की सूचना मिली है और एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं और यहां पर मेल के जरिए एयरपोर्ट प्रशासन को सूचना दी गई थी और इसके बाद से यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी ने खुद को बेंगलुरु में होने की बात लिखी है और इसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर तलाशी अभियान जो है वो जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आइए अब आपको सीधा बिहार के मुंगेर लिए चलते हैं, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नहीं होगा, और आप जानते हैं कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया। आप जान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। और हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया, 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा हो रहा है, 3 लाख का काम शुरू हो रहा है।
और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा, तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। और आप जान लीजिए रोजगार का काम भी 5 लाख लोगों को रोजगार हो गया। तो एक एक तरह से हम लोग न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम करते रहते हैं। तो इसीलिए याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए, अनाप शनाप बोलता रहता है। तो इसीलिए अब मुंगेर जिला में कितना काम हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कितना काम हुआ। मुंगेर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI और सभी अन्य मंडलों में ITI की स्थापना हुई। अब एक एक काम हम लोगों ने किया है। और मुंगेर के रेल सह सड़क पुल का जो निर्माण हुआ है, आपको हम याद कराना चाहते हैं। इसका शिलान्यास तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 26 दिसंबर 2002 को उसका शिलान्यास किया गया। तो बिहार के मुंगेर से नीतीश कुमार संबोधन करते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।